देवियों एवं सज्जनों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गति चैप्टर पढ़ने वाले। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो मोशन। ठीक है, तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर, जिसमें हम लोग मस्त पढ़ेंगे हर चीज़ को। तो स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है विराम एवं गति। ठीक है, तो विराम या गति होता क्या? ठीक है, इसका सीधा डेफिनेशन बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे बोलते हैं विराम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये विराम में है। ये विराम में क्यों है? क्योंकि अभी ये इसके अपेक्षा, मान लो ये एक सामान, ठीक है, इसके अपेक्षा जो ये अपना स्थान नहीं चेंज कर रहा है, ये यहाँ ये है, ठीक है, तो विराम में है। लेकिन यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को किसी दूसरी वस्तु को अपेक्षा, इसके अपेक्षा जगह चेंज करे, क्या चेंज करे? जगह चेंज करे। इसके अपेक्षा जगह चेंज कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गति बोलेंगे। ठीक है, मोशन। ठीक है, उसी प्रकार चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बा में बैठा आदमी है ना, जैसे चलते कोई रेलगाड़ी है, उसके डिब्बा में बैठा कोई आदमी है। ठीक है, तो बैठा आदमी के सामने जो, जैसे कि ये डिब्बा है, ठीक है, उसमें एक आदमी यहाँ बैठा है, ठीक है, एक आदमी यहाँ बैठा, ठीक है, और ये डिब्बा लगातार चल रहा है बहुत तेज़। ठीक है, तो जो बाहर का आदमी है, जो आदमी होगा, उसको क्या लगेगा? दोनों गति में लगेगा, क्योंकि ये डिब्बा तो इसकी अपेक्षा चल रहा है ना। लेकिन ये आदमी को ये रुका हुआ दिखेगा और ये आदमी को रुका हुआ दिखेगा, क्योंकि ये इसके अंदर है। ठीक है, तो यही आदमी रुका हुआ, ये आदमी चल भी रहा है ना, इसके लिए चल, इसके लिए रुका हुआ। ठीक है, इससे हमको क्या समझ में आता है कि विराम या गति एक ऐसा चीज़ जो कि कंपेयर करते हैं। कैसे? कंपेरिजन से पता चलता है। हमेशा किसको कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, कि आप किसकी अपेक्षा देख रहे हैं, किसकी नज़रों से आप इसको देख रहे हैं। इसकी नज़रों से देखते गति कर रहा है, और अगर इसके नज़र से देखते क्या है? रुका हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ पे? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ व्यक्ति, ठीक है, या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा गति में है। ठीक है, किंतु डब्बे की अपेक्षा विराम में है। अतः जिन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति या विराम में है, उन वस्तुओं को बताना आवश्यक है कि कोई सी वस्तु गति या विराम में है, तो किसकी अपेक्षा विराम में है या गति में, वो आपको बताना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी। ठीक है, विराम एवं गति की उपयुक्त परिभाषाओं से हम देखते हैं कि विराम और गति दोनों पद आपेक्षित हैं। क्या है यहाँ पे? आपेक्षित, मतलब ये दोनों क्या है? रिलेटिव है। क्योंकि अगर ये रिलेटिव नहीं होता तो एक ही चीज़ गति में भी है, एक ही चीज़ विराम में है। तो अब हम यहाँ पर टॉपिक आता है, क्या आप बता सकते हैं कि कोई एक ही चीज़ एक ही समय पे गति में भी और विराम में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ गति में है, ठीक है, और उसी गति के साथ, सेम गति के साथ उसके साथ कोई चीज़ जा रहा है, तो ये दोनों गति क्या चीज़ में? एक दूसरे के लिए क्या है? ये दोनों विराम में। क्या चीज़ में? विराम में। लेकिन कोई चीज़ गति में है और दूसरा कोई अन्य गति चल रहा है, मान ले 15-16 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या चल रहा है? इसके लिए क्या है? गति में। इसका ज़्यादा स्पीड गति में है। खोपड़ी में आता है ना। तो गति और विराम दोनों क्या है? आपेक्षिक है। हिंदी में बोले तो रिलेटिव हैं। आगे बढ़ते हैं। ये गति का प्रकार, ठीक है, गति तो कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो रेखीय गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया, दोलनी गति हो गया और आवर्त गति हो गया। तो रेखीय गति लीनियर ऐसे नाम में समझ में, जब कोई बस सीधी रेखा में चले उसको रेखीय गति बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद समझ जाओ। वृत्तीय गति जब कोई गति गोल 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 चले तो क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति होगा, है ना। दोलनी गति किसको बोलते हैं? आदमी को बहुत कंफ्यूजन होता है ये, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। वृत्तीय गति ये हुआ, इसमें कोई दिक्कत, इसको वृत्तीय गति बोलते हैं। दोलनी गति बोलते हैं जब कोई वस्तु अपने जगह पे ऊपर नीचे हो, फिचिक 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 फिचिक, ये हो गया दोलनी गति, है ना। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु पे आगे पीछे और ऊपर नीचे भी होता है। आगे पीछे ऐसे भी देखो, ये ठीक है, आगे पीछे। हम ये नहीं बोल, ऐसे नहीं बोल रहे हैं आपको, हम बस आगे पीछे बोल रहे हैं। रेखीय गति में सिर्फ आगे पीछे। हाँ, आवर्त गति में जो होता है, अपनी वस्तु पे गति में एक निश्चित अंतराल में डोलती है। क्या कहती है? निश्चित अंतराल। जैसे यहाँ पे कोई ये वहाँ पे है ना, ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर एक निश्चित अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी जाता है आता है, इसको दोलनी गति बोलते हैं। ठीक है, ये आगे पीछे हो रहा है, ये अलग है, ये अलग है। झूला कौन सी गति करता है? ये निश्चित समय में होता है, ये समय में नहीं होता, ये बस आगे पीछे। हाँ, आगे पीछे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर अगर दोलनी हो गया, आवर्त सब हो गया, सबका इंग्लिश याद करना बेहद जरूरी है। समझती बोले आप इंग्लिश को पढ़ लिया कि यहाँ पर ओके। यहाँ पे अगर डिस्टर्ब भी लिखा है, डिस्टर्ब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु जो है गतिमान प्रतीत होता है, जो हमको पहले लगता है कोई गति प्रतीत, लेकिन वो वास्तविक में वस्तु विराम अवस्था में होता है। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं? डिस्टर्ब बोलते हैं। और ये क्यों होता है हम लोग पूरा डिटेल में समझा दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि गति जो रिलेटिव होता है, क्या होता है? आपेक्षिक होता है। किसकी अपेक्षा चल रहा है, किसका पर रुका, उस पर निर्भर करता है। अगला टॉपिक है गति का वर्णन। क्या बोलता है कि
गति का अध्ययन का प्रारंभ हम गतिशील वस्तु की स्थिति से वर्णन से होता है, ठीक है, कि गति का अध्ययन जो हम प्रारंभ जो हम जब शुरू करते हैं समझना, ठीक है, तो गतिशील वस्तु को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तब होता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तु ट्रेन पूर्व से एक निश्चित पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी पटरी पर चल रही है, ठीक है, तो ट्रेन कहाँ है, ठीक है, यह बताना हमें, तो इस स्थिति हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, कि ट्रेन कहाँ है, क्या बोलेंगे, पटरी पे, समझ नहीं आएगा, है हमको बताना पड़ता है, ठीक है। तो एक आपेक्षिक या फिर रिलेटिव बिंदु बताना पड़ता है। इस बिंदु को निर्देश बिंदु कहा जाता है या फिर मूल बिंदु कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ट्रेन हमको जानना है कि कहाँ पर है, तो पटरी तो हर जगह ट्रेन होगा, पटरी होगा ना, लेकिन ये ट्रेन किस पटरी पे कहाँ पर है हमको बताना पड़ेगा ना, कि कजरा के पास है, ये उड़ैन, इधर उड़ैन के पास है, कि अभयपुर के पास है, कि धनौरी के पास है। तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, या फिर कजरा अभयपुर घोघी बजारपुर के पास है, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते तभी ना किसी चीज़ का गति हम बताते हैं, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो उसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट मतलब निर्देश बिंदु बोलते हैं, या फिर मूल बिंदु ओरिजिन बोलते हैं, जिससे कि हम बता सकें कोई चीज़ का गति कहाँ पर है वर्णन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब आगे आता है कि हम बता, जैसे मूल बिंदु बता हो ही गया, जैसे बता ही दिया, ठीक है। अब बोलता है सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। कोई सरल रेखा पर गतिशील कण है उसका स्थिति, ठीक है। क्या बोलता है, किसी सरल रेखा पर किसी कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें इस रेखा को मूल बिंदु चुनना होगा। मतलब कि कोई रेखा है, ठीक है, यहाँ पर तो एक रेखा है, इस पर कोई कण गति कर रहा है, ठीक है, तो हमको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट कहीं से लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एक मूल बिंदु बीच में 0 ले लेंगे, ठीक है। अब अगर 0 की इधर जाता है तो हम क्या बोलेंगे, निगेटिव गति, क्या बोलेंगे, गति निगेटिव में, माइनस में, ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर इधर जाता है तो क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मान ली तुम्हारा घर है, ठीक है, घर तुम्हारा मूल बिंदु हो गया है। अब तुम मान लेते घर के इधर पीछे गए तो निगेटिव में गए, घर की इधर गए तो हम पॉजिटिव में गए, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु को उसकी दूरियां दिशा माप बताती है। मूल बिंदु क्या बताता है, इसका दिशा भी बताता है कि इधर कहाँ गया तो पूर्व में गया, इधर कहाँ गया तो पश्चिम में गया, ठीक है, इधर क्या गया तो उत्तर में गया, इधर कहाँ गया दक्षिण में गया, तो वो मूल बिंदु से बताता है, ठीक है। यहाँ पे तो मूल बिंदु का क्या क्या काम है उनको पता चल गया। बोल गया जो तुमको बताऊंगा, सरल रेखा की दिशा बताने के लिए हम मूल बिंदु के एक और धन दूसरी ओर ऋण लेते हैं। तो हमको पता है कि एक और धन किधर धन लेंगे, धन प्लस इधर लेंगे, धन मतलब प्लस, प्लस इधर होता है हमेशा, राइट में प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। आप बोला भी लेते हैं, ठीक है, इधर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही यहाँ पे बता दिया मूल बिंदु, इधर प्लस माइनस में, इधर प्लस में चला गया, ठीक है। यहाँ पर तो वही यहाँ पे बोल गया, ठीक है। तो बोलता है कि मान लीजिए कि और यहाँ पे स्थिति में धन ऋण लेते हैं ना, यह परिणाम जिससे कि एक्स द्वारा बता सकता है, हम कोई मान वैल्यू ले सकता है, एक्स कोई वैल्यू सकता है, गति का कोई वैल्यू सकता है, ठीक ना। मूल बिंदु के इस कण की दूरी सुविधाजनक मात्रक में दोनों दिशा में हम बता सकते हैं कि हाँ इधर 2 मीटर, इधर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर भी गया, ठीक है। वैसे लिखा है। बोलता है परिभाषा कि एक सरल रेखा में चलते हुए कण मतलब पार्टिकल, कण को क्या बोलते हैं, पार्टिकल की किसी क्षण किसी इंस्टेंट है ना उसकी स्थिति जो है एक्स से बताया जा सकता है। किसे बता सकता है, एक्स के साथ मात्रक संख्यात्मक मान मूल बिंदु से कण की दूरी बताता है। एक्स जो क्या बताता है, संख्यात्मक मान समझते हैं। एक्स का मान क्या है, जैसे मान लीजिए हम तुमको बोले कि यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है। तो हम तुमको बोले कि इसका दूरी जो है +3 मीटर है, क्या है, +3 मीटर। तो इसको पूरा एक्स से वहाँ बोला गया। परिभाषा में क्या बोला गया, एक्स। क्यों, परिभाषा में कोई अंक तो ले नहीं सकता, क्यों, परिभाषा सबके लिए होता है, 1 बिलियन किलोमीटर के लिए भी होता है, 0 किलोमीटर के लिए भी होता है, इसलिए एक्स। तो एक्स में क्या क्या शामिल रहेगा, मूल बिंदु का अंक, मूल बिंदु से दूरी कितना अंक है उसका मात्रक, संख्यात्मक मात्रक। वही बोल रहा है कि एक्स जो है संख्यात्मक मान भी होता है और मूल बिंदु से उनकी दूरी बताता है, ठीक है। और एक्स का चिन्ह धन या ऋण यह बताता है कि कण मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में है या फिर धनात्मक दिशा में। एक्स का मान माइनस क्या बताएगा, ऋणात्मक दिशा में, एक्स का मान प्लस क्या बताएगा कि धनात्मक दिशा में है। यही है बात यहाँ पे, समझ में आ गया। अब तो उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि लेते हैं कि एक कण एक सरल रेखा में गतिशील, एक कण सरल रेखा में गतिशील, ठीक है, उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। सरल रेखा मूल बिंदु क्या है, 0 है। हमेशा मूल बिंदु 0 होता है, लेकिन कोई जो ये नहीं, मूल बिंदु P मान सकते हैं, Q मान सकते हैं, कोई मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मूल बिंदु 0, ठीक है। हम बाईं ओर से दाहिनी, क्या बोलता है, बाईं से दाहिनी दिशा में, ठीक है। तो बायां किधर होगा, बाएं इधर होगा, दाहिना इधर होगा ना, कि और धनात्मक मानते हैं, बाएं से धनात्मक मानते हैं और इधर क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं, ठीक है। यदि कण मूल बिंदु से दाहिनी और 2 मीटर, दाहिनी और 2 मीटर, ठीक है, और दाहिनी और 2 मीटर पर हो और +2 होगा, है ना। और यदि बाईं ओर से 2 मीटर क्या होगा, -2 मीटर होगा। बहुत सिंपल से चीज़, कोई दिक्कत बराबर है नहीं ना। डिस्टर्ब भी क्या होता है, डिस्टर्ब पड़ता है। बोलता है कि राशि x मतलब x का जो भी मान है, गति मान है, को कण की स्थिति कहा जाता है। मतलब कहाँ कौन स्थिति, इस स्थिति 1 पर है कि 2 पर है, 3 पर है, कहाँ पर, वो गति की स्थिति कहा जाता है, ठीक ना। प्रायः हम बड़ी बड़ी वस्तुओं जैसे साइकिल हुआ, कार हुआ, बस हुआ, व्यक्ति आदि के गति की चर्चा करते हैं। वह वैसे वस्तुएं कण नहीं है, ठीक है। परंतु जब इनके द्वारा तय की
ये दूरियाँ काफ़ी लंबी हो जाती है तो इसका आकार नगण्य मानकर इसको हम कण मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक साइकिल जो है यहाँ से जमालपुर गया 50 किलोमीटर, ठीक है, या 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस के अलावा साइकिल क्या है, बिल्कुल कण की तरह है, इसलिए कण मान के चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो ये तुम्हारा काम हो गया। अब बोलता है तय की गई दूरी और विस्थापन। यहाँ पर है दूरी और विस्थापन किसे कहा जाता है, समझते हैं। तय की गई दूरी, विस्थापन, ठीक है। दूरी क्या होता है, देखो तय की गई दूरी रास्ते का कुल लंबाई होता है, उसको दूरी, चाहे रास्ता कैसे भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे, उसका कुल अगर तुम दूरी तय की उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिशा। दूरी में दिशा नहीं होता है ना, दिशा नहीं होता है, लेकिन परिमाण होता है। परिमाण मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है, एक रिजल्ट होता है कुछ भी, या फिर जीरो या फिर नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं, जीरो, दिशा जो है, हाँ डिस्टेंस जो है, दूरी जो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, वो उसमें नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक, यहाँ पे है ये, ठीक है, यहाँ पे है ऐसे, सॉरी ऐसे शुरू किया यहाँ पे, ठीक है, संध्या घर, ठीक है, और यहाँ से हम घूमते 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 यहाँ पाए, है ना, मेरा घर, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे कहीं से ये गए, तो ये टोटल डिस्टेंस हम जो मोड़ मार के गए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, इसको दूरी बोलेंगे, ठीक है। ये दूरी हो गई, यहाँ से शुरू हुआ, जीरो से हुआ, कहाँ तक गए वो दूरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको दूरी बोलेंगे। इसमें कोई दिशा नहीं, को कभी इधर मुड़ता कभी इधर, कहीं जैसे जैसे रास्ता के उससे गए हम, तो ये क्या हो गया, मेरा दूरी हो गया, ठीक है। तो दूरी में क्या होता है, सिर्फ परिमाण, क्या होता है, एक रिजल्ट है ना इसका, मतलब 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर, मतलब मैं 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर हो गया, एक परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं, दिशा नहीं पता, हम ही नहीं बोल सकते ये दिशा में चलो हो जाएगा, नहीं बोल सकते, तो ये खत्म, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या आता है, विस्थापन। अब विस्थापन का लॉजिक ये है कि विस्थापन जो सबसे पहला चीज़, तो पहला शर्त ये है विस्थापन का कि सबसे छोटा रास्ता होगा, दो गो चीज़ के बीच में, दो गो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता, चाहे उसके बीच में पहाड़ भी है, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, पहाड़ पे चढ़ के नहीं, पहाड़ से भी सीधा जाना पड़ेगा, उसको चढ़ भी नहीं सकता पहाड़ पे, ठीक है। वो तो दो को चीज़ के बीच में एक छोटा रास्ता को हम क्या बोलेंगे, उसको विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ का विस्थापन, चाहे इसके बीच में पहाड़ आ जाए बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है, नदी आ जाए, समुद्र आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं, विस्थापन जो उसको यही होगा, ठीक है। तो विस्थापन यही होगा हमेशा, यहाँ से यहाँ तक मेरा ये पॉइंट है घर का, ये विस्थापन होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का दूरी अगर नापा जाएगा तो मान लो यहाँ से दूरी मेरा 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ दूरी मेरा 4 किलोमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि सीधा जा रहा है, मूड तो रहे नहीं है ना। और अगर विस्थापन, इसमें दिशा भी कन्फर्म है ना कि इस दिशा में जाना, मतलब यहाँ जाना पूरब की, तो पूरब कन्फर्म है ना। तो हम एक बात देख रहे हैं कि विस्थापन में हमको दिशा भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, परिणाम भी है और ये डायरेक्शन भी, दिशा भी, ठीक है। तो ये क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। यहाँ पे दो बात है, राशि मतलब कि जो दो राशि क्या है, दो बची है, एक आता है सदिश, एक आता है अदिश। सदिश, सदिश मतलब दिशा के साथ, स मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब दिशा के साथ नहीं, बात खत्म है ना। तो ये डिस्टेंस जो है, मतलब ये डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी क्या है, अदिश राशि, जिसमें दिशा नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होना कंपलसरी है, ठीक है। अब तुम्हारा जो बात उसको खत्म करते हैं कि सर अगर यहाँ पहाड़ आ जाए तो हम कैसे जाएंगे, तो तुमको जाने कौन बोल रहा है, कोई बोल रहा है तुम डिस्प्लेसमेंट में जाओ, डिस्प्लेसमेंट ये होता है, सीधी सी बात है, ठीक है, ये ही होता है, ठीक है। जाने तुमको नहीं बोला जबरदस्ती पहाड़ पर चढ़ के जाओ या फिर पहाड़ के अंदर घुस के जाओ, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी मैप बनाया जाएगा, कुछ बनाया जाएगा, तो मेरा तुम्हारा घर का जो ये लिया जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, वो वही लिया जाएगा, उस पर चलना जो है नहीं है, चलना जैसे तुमको से चलो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वो मापा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। सर जो अभी तुमको डिटेल में बताया विस्थापन क्या होता है, दूरी का, तो वही एक्सप्रेशन दिया, उसको दोबारा समझना जो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ ग्रीन क्या पढ़ते क्या, यदि कण ए से बी तक सर रेखा पर चलकर वापस, हाँ, तो यहाँ पे एक बात आता है कि क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, क्या दूरी शून्य हो सकता है, तो दूरी शून्य जरूर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, नहीं। दूरी शून्य हो सकता है क्या, पहली बात यहाँ पे दूरी शून्य हो सकता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु यहाँ से चलवे नहीं किया, रुका हुआ, तो दूरी शून्य है, चलवे नहीं किया ना। लेकिन अगर चला है ना तो दूरी, हाँ वही बात है कि अगर दूरी थोड़ा सा भी चला तभी ना दूरी आएगा, तो दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है, रुका हुआ है तब तो जीरो, लेकिन चलवे नहीं किया क्या जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मतलब दूरी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ अगर चलेगा तभी ना दूरी होगा, इसलिए बोले, ठीक है। लेकिन विस्थापन, विस्थापन एक ऐसा चीज़ है जो कि जीरो भी हो सकता है, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अब यहाँ पर कैसे, तो इसका एग्जांपल तुम ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पर मूल बिंदु यहाँ है ना, ठीक है, इस सरल रेखा चला तो बिल्कुल विस्थापन ही होगा, सरल रेखा में विस्थापन ही होगा ना। तो अगर इधर चला तो क्या हो जाएगा, प्लस में है ना, मान लो यहाँ तुम आ गए, ठीक है, तो +3 हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन, और लेकिन इधर आ गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर तुम ये भी तो बोल सकती है, जैसे कि यहाँ से, ठीक है, आप बोले कि यहाँ से शुरू किए, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हुआ, हम इधर से इधर 2 मीटर इधर आ गए, हम -2 हो गए, तो हम मैं कहीं भी हो सकता है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है ऋणात्मक क्यों हुआ, हम तो कहीं भी जा सकते, इधर जा सकते थे, इधर दिशा में सकते थे, प्लस में ले सकते थे, कोई भी डायरेक्शन में, इधर इधर कहीं भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, विस्थापन तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इधर गया तो माइनस में क्यों लिखे हम, तो लेकिन हम ये बोले जब कोई गति सरल रेखा पे, कहाँ पर है, सरल रेखा में है, और कोई मूल बिंदु है तुम्हारा, तब उस केस में माइनस में होता है, तब उस केस में क्या होता है, माइनस में होता है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर यहाँ है, तुमको बोले कि इधर जाना है, तुम यहाँ से यहाँ गई 5 मीटर, तो क्या तुम माइनस ले लेगी अपने मन से, नहीं लेगी, क्या लेगी, तुमको तुम सरल रेखा में चल रही है क्या, इसको नहीं ना, नहीं चल रही है, तो सरल रेखा में कोई कण गतिशील है, उसके लिए यहाँ प्लस माइनस लिया जाता है, अन्यथा नहीं। हाँ, विस्थापन के लिए ही बोल रहा, लिया जाता है, विस्थापन में जब सरल रेखा चलेंगे, हाँ सरल रेखा चलेगा तब, अन्यथा नहीं लिया जाता है। क्लियर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन प्लस में हो सकता है। अब यहाँ बात है विस्थापन 0 कब हो सकता है, बहुत किस्म हो सकता है, कोई जरूरी सरल रेखा इसको जरूरत नहीं है, निगेटिव सिर्फ सरल रेखा लेकर जोड़ी है, लेकिन विस्थापन 0 कब कब हो सकता है, तो बहुत मान ले कोई चीज़ यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक है, घूम के फिर यहीं आ गया, ठीक है, तो हम जानते हैं विस्थापन क्या होता है कि किसी भी 2 बिंदु के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी को बोलते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु से फिर इसी बिंदु पर आने में, है ना, यहीं से यहीं पे बैठे, इसका न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, 0 है ना, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 शून्य हो जाएगा, है ना, जहाँ से शुरू किया वहीं पर विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो वही बात है। अब मान लीजिए सर्कल का पाथ है, ठीक है, यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू किया, इसका 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया और 2.5 चक्कर, तो 2 चक्कर बाद 2.5 चक्कर यहाँ होगा, यहाँ पर रुक गया, ठीक है, तो इसका दूरी क्या होगा, मान लीजिए 1 चक्कर है 5 मीटर, क्या है 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 5 10 और 12.5, लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन तो यहाँ से यहाँ हो डायरेक्ट हो जाएगा ना, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी होगा विस्थापन उसका हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या था, ए और बी के बीच में सरल रेखा में चलकर, सरल रेखा यहाँ क्या है, सरल रेखा में चलकर वापस अगर आ जाता है तो क्या होता है, 0 होता है विस्थापन, परंतु तय की ये दूरी जो होगा वो 2b होगा, क्या होगा 2b होगा, इसका क्या 2ab, इसका मतलब यहाँ आवाज जैसे यहाँ पे यहाँ से गया, ये ए से बी तक गया, ठीक है, तो ए से बी तक गया और फिर यहाँ से आ गया, ठीक है, तो इसका दूरी मान लीजिए 4 है, 4 किलोमीटर, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा 4 + 4 मतलब 4 गुना ए बी दूरी 4 गुना 8, 2 हो जाएगा, 8 4 गया 4 आया ना, 8 हो जाएगा ना यहाँ पे 8, लेकिन का विस्थापन क्या हो जाएगा 0, विस्थापन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जहाँ से गया वहीं पे फिर वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कि गाड़ियों या यंत्र में जो भी स्पीड को नापा जाता है उसको, उसका मैकेनिज्म ऑडोमीटर, किसे नापते हैं ऑडोमीटर। अब यहाँ पे आता है सरल रेखा पर विस्थापन, ठीक है, यदि कोई कण सरल रेखा जो तुमको पता है वही फिर बता रहा है ना, देखो यदि कोई कण सरल रेखा में गतिशील है तो उससे विस्थापन s को उसका प्रारंभिक स्थिति x1 तथा अंतिम स्थिति x2 प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई कण है, ठीक है, बोलो मत प्लीज, ठीक है, कोई कण है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे गया, ठीक है, तो इसको x1 ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे x2 ले लेंगे, ठीक है। तो इसका विस्थापन नापने के लिए, क्या नापने के लिए, विस्थापन नापने के लिए तुमको x2 में से x1 को घटाना पड़ेगा, किसको घटाना पड़ेगा x2 में से x1 को, मतलब हाँ अंतिम से प्रारंभिक 3 पे गया है ना, और यहाँ पे 1 से शुरू किया 3 पे गया ना, तो 2 स्टेप गया ना, तो 2 मीटर गया, तो 2 मीटर 3 में से इतना गया, 2 मीटर। जरूरी है कि x2 और x1 ही लेना है, हाँ नहीं कुछ भी ले सकते हैं, इससे क्या मतलब x2 x1 मतलब s1 s2 तुम ले लो, हाँ ये 2 मतलब हुआ कि अंतिम वेग, ये हुआ प्रारंभिक वेग। अच्छा इसको ऐसा क्यों किया गया, ठीक है, इसको समझते। देखो जब हम सरल रेखा पर चलते हैं, ठीक है, तो सरल रेखा में हर एक पॉइंट का मेजरमेंट होता है, क्या होता है, जैसे इसका 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, तो अगर हम सीधा यहाँ से नापेंगे, यहाँ से यहाँ 3 मीटर सीधा दिख रहा है हमको, लेकिन बोला यहाँ शुरू हुआ है ना और ख़त्म यहाँ पर हुआ, तो तुमको लगा अरे 3 पे खत्म, 3 लिख देंगे सर, नहीं ना, क्या कैसे 3 लिख देंगे, 1 से शुरू किया था ना, तो 3 नदी कितना 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से 2 मीटर गया ना, यहाँ से यहाँ गया 1 मीटर, यहाँ से यहाँ गया 2 मीटर, तो गया 2 मीटर, तो 2 मीटर कैसे पता चला, तो इसमें से इसको घटा दो, तुमको 2 मीटर पता चल जाएगा, तो इसलिए इसमें इसको घटाना पड़ता है, ठीक है, x2 में से x1 को घटाना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस में रहेगा, तो जैसे यहाँ पे 0 पे शुरू हुआ, ठीक है, -1 पे कण कैसे दिखा माइनस में है, ठीक है, और ये गया यहाँ तक 3 तक, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब पूरा विस्थापन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या रूल है, इसमें इसको घटाना पड़ेगा ना, है ना, 3 -1 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 मीटर, देखो यहाँ से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, सही आंसर तुम आ गया, बात समझ में आ कि नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको अच्छा समझा दिया यहाँ पे कैसे क्या होता है, यदि बोलता है यदि कण का विस्थापन ऋणात्मक है तो उसकी अंतिम स्थिति
सॉरी धनात्मक है तो उसकी अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के दाहिनी हो रही है। कहाँ होंगे? अंतिम स्थिति मतलब लास्ट पोजीशन इधर से इधर होगा हमेशा, तो ना प्लस में, ठीक है, दाहिनी इधर होगा, ठीक है, ओके। अगर धनात्मक है तो इधर होगा, ठीक है यहाँ पे। और शून्य है तो मतलब ये लेकर के विस्थापन शून्य है तो अंतिम उसकी प्रारंभिक स्थिति दोनों क्या होगा? एक ही जगह होगा, मतलब एक ही जगह पे यहीं पे शुरू हुआ यहीं पे खत्म भी हो गया। अगर अंतिम स्थिति यहीं पे शुरू हुआ फिर आके घूम घाम के यहीं पे आ गया रुक गया तो क्या होगा? वो शून्य होगा। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसी कण का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही है तो उसका विस्थापन क्या होगा? लोग बौने लगता है, बौने क्या जो है जीरो हो जाएगा, जहाँ शुरू वहीं पर खत्म हो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि डिस्टर्ब क्या बोलता है कि जब कोई कण किसी सरल रेखा पर चलता है तो उसके विस्थापन की दिशा धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह से बताया जा सकता है, परंतु जब कोई कण वक्र रेखा पर चलता है तो उसके विस्थापन की दिशा धन या ऋण नहीं दिया जा सकता। इसलिए है कि प्रारंभिक स्थिति अनंत दिशाएं हो जाती, जो तुमको पता है, बिल्कुल हम बताए ना कि तुमका जैसे तुमको बताया ना, हाँ वक्र नहीं समझाते, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए तुमको बताए थे कि जब कोई कण सरल रेखा पर है ना तभी तुम प्लस माइनस ले सकते, क्योंकि हर एक पॉइंट का एक मेजरमेंट है, +1 +2 यहाँ ठीक है, ये होता है, तुमको बता दिया था हम ये चीज़ है ना, -1 -2 -3 और ये 0, ठीक है। लेकिन एक यहाँ शुरू हुआ, अब इस बिंदु से हम इधर भी विस्थापन कर सकते हैं, इधर भी विस्थापन, इधर अनंत दिशा में विस्थापन हम कर सकते हैं ना, विस्थापन कर सकते हैं अनंत दिशा में, है ना। अरे कौन को दिशा ना, ये दिशा फिक्स है, चलो पूरब है, ये पूरब पश्चिम के बीच में है, ठीक है, ये पूरब पश्चिम में दिशा भी अनंत होता है, ठीक है, 4 मेजर होता है उसके बीच में हर एक एंगल का हर एक दिशा होता है, ठीक है। यहाँ पे तो अनंत दिशा है ना, यहाँ पे एक पॉइंट से तुम अनंत रेखा जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे कोई माइनस प्लस कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं ना। तो वही हम तुमको जो बताए थे कि जब कोई चीज़ सरल रेखा में होगा ना इसे करके, ठीक है ना, तभी तुम माइनस प्लस लेते हैं, जब उसमें मूल बिंदु होगा तब। फिर भी बोला सब मूल बिंदु होगा तब, क्योंकि सब तो सरल रेखा में होगा, यहाँ से विस्थापन हमें सीधे ना होता है, सब तो सरल रेखा में होगा, लेकिन मूल बिंदु तो कुछ नहीं है। लेकिन तुमको जब बोले कोई कण सरल रेखा गतिशील है, उसका मूल बिंदु 0 है, तब माइनस प्लस होता है। तो मूल बिंदु का बोलेगा ना, हाँ बोले, ठीक है। यहाँ पे वो सीधे बोल देगा सरल रेखा में कहना यहाँ पे माइनस में स्थिति बोल देगा तुमको विस्थापन, ठीक है। यहाँ पर तो वही चीज़ यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है, समझाया गया वही चीज़। तो यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब आता है अदिश सदिश राशियाँ। पहले बार अदिश जिसमें की दिशा नहीं हो, सदिश मतलब दिशा के साथ, सिंपल सी बात है ना। जिस राशि को है ना पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल दिशा परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं चाहिए ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अदिश राशि बोलते हैं। इसका जो भी एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्पल को पूरा अच्छा सेट करें, ठीक है। समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, इस सब में दिशा नहीं होता है, इसको याद कर लेना पूरा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे अब आता है सदिश, जिसमें कि दिशा की आवश्यकता पड़ती है, और सदिश में यहाँ पे होता है, ओके। तो यहाँ पर देखो इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री हमारा ना, सदिश राशि को संकेत अक्षर ये भी के ऊपर तीर इससे दिखाई दे, ये वेक्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सदिश राशि को जो है सिंबल जो है उसके ऊपर अक्षर तीर होता है, अगर तीर इसका मतलब सदिश है, क्या ये सदिश है, ठीक है, होता है। तब परिणाम का संकेत सिर्फ अक्षर भी जैसे कि भी होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर सिर्फ परिणाम है, ठीक है, उसमें भी होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर तीर दे दे, क्या दे, जैसे कि तीर दे दे, इसका मतलब क्या है? वो एक सदिश राशि, क्या ये सदिश है। आप कोई भी पर तीर देगा, कोई भी ए पर जी पर किसी पर तीर दे सकता है, ठीक है, एरो रहेगा, इसका मतलब सदिश राशि है, ठीक है। 11th में ज़्यादा काम आता है इसलिए यहाँ पर समझ लो, ठीक है। यहाँ पर आय होता है विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति एक सरल रेखीय दूरी है, क्या है? विस्थापन का प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति एक सरल रेखीय दूरी, सरल रेखा होता है, क्या? और इसका दिशा भी क्या होता है? प्रारंभिक दिशा अंतिम दिशा में होता है, हमेशा दिशा सेम होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर अब आता है सदिश के उदाहरण, जो कि उदाहरण बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा समझना। वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। वेग सदिश राशि किस लिए है, त्वरण क्यों है और बल क्यों है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सदिश का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है, सदिशों का ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ओके। तो ज्यामितीय रूप से कैसे निरूपित किया? सदिश राशि को बोलता है किसी सदिश राशि को एक दिष्ट रेखाखंड, ठीक है, दिष्ट रेखा मतलब डायरेक्टेड रेखाखंड है ना, सेगमेंट अर्थात एक तीर से निरूपित किया जाता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके, तीर से निरूपित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर को सदिश कहा जाता है, क्या? ओके, तो यहाँ पे बोला है कि किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर को सदिश कहा जाता है। जो भी वेक्टर सदिश होता है ना, सदिश को नीचे वेक्टर कहा जाता है, उसको एरो को क्या बोलता है? सदिश कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे जैसे बताया गया, जैसे ये देखो, ठीक है,
तो ये तुम्हारा हो गया ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, यहाँ पर ये सब दिया। देखो इस बिंदु से ये इधर गया, इधर गया। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किया, तो एस पे क्या दे दिया, एरो दे दिया 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सदिश राशि है 5 मीटर किसकी ओर, पूर्व की ओर। ठीक है, यहाँ पे ये एस दिया 9 मीटर, पश्चिम की ये बोला नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर पश्चिम के बीच का भाग। ठीक है, यहाँ पे ये एरो दे दिया 4 मीटर पूरब से 60 डिग्री कोण पर। ठीक है, या एंगल भी दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज़ दिया हुआ कि एंगल भी दे देता है, कभी कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ये दिया जाए, उसके साथ तुमको दे देगा दिशा का नाम लिखा, पूर्व पश्चिम सब दिया जाएगा तुम्हें, हाँ ये दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो उतना कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक ये था नहीं। अब आता है यहाँ पे औसत चाल। क्या आता है यहाँ पे, आता है औसत चाल। ठीक है, हमको ये चीज़ समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है कि औसत चाल क्यों, पहले तो चाल देना चाहिए था, औसत चाल देना चाहिए था, पहले ही औसत चाल दे दिया। तो पहले चाल को समझते तब औसत चाल को समझा देंगे। ठीक है, जैसे संध्या का चाल खराब है। ठीक है, सिमरन का अच्छा समझते हैं कि लक्षण मत सॉरी चाल जो है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे लक्षण खराब होता है, चाल खराब होता है आदमी का, तो चाल होता क्या। ठीक है, तो मान लीजिए कनमा, ठीक है, यहाँ से ले यहाँ के यहाँ तक गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो अपना ऐसे दूरी तय किया। ठीक है, ये दूरी जो है कितना समय में तय किया ये बचबा, उसी को क्या बोला जाता है, चाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चाल। इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्पीड। क्या बोला जाता है, स्पीड। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है 4 मिनट में तय किया। कितना मिनट किया, 4 मिनट में। 40 मीटर का दूरी था, 4 मिनट में तय किया। ठीक है, और एक और बचवा है वो जो है इतने दूरी को 2 मिनट में कन्वर्ट किया। कितना मिनट में किया, 2 मिनट में। ठीक है, यहाँ पे तो किसका ज़्यादा स्पीड हो गया, इसका ज़्यादा स्पीड हो गया। तो हम देखते हैं चाल किस पे निर्भर करता है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी और उसमें लगा समय, दूरी और समय है ना। तो चाल बराबर बोलेंगे दूरी बाय समय। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ना, जितना चाल होगा दूरी बाय समय कर देंगे, काट कूट देंगे, जो भी आएगा वो हो जाएगा इसका चाल। इसका चाल क्या है, कम, इसका चाल क्या है, ज़्यादा, क्योंकि कम दूरी ज़्यादा, वही सेम दूरी कम समय में किया है। तो ठीक है, दोनों को कंपेयर करके ही बोलेंगे। हाँ, तो चाल कैसे निकाल सकती है तुम। ठीक है, इसीलिए चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर मतलब दूरी और सेकंड मतलब समय है ना, और किलोमीटर मतलब भी दूरी, आवर मतलब भी समय। हमेशा तभी ना पता चलेगा चाल। ठीक है, यहाँ पे तो बोलता है परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को, ठीक है, को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी को उसका चाल कहते हैं, सिंपल सा परिभाषा है। ठीक है, या फिर प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल करते हैं। बस वही, प्रति का मतलब एक समय में जो चला गया दूरी। ठीक है, यहाँ पे चाल करते हैं, ये हो गया इसका चाल का परिभाषा। ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे आता है औसत चाल किसको बोलते हैं। चाल तो समझ में आ गया। ठीक है, औसत चाल किसको बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए समझते। ठीक है, मान लिया जाए एगो ट्रेन। ठीक है, एगो ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन शुरू हुआ। ठीक है, ट्रेन, ये हो गया कजरा। ठीक है, ये हो गया अभयपुर। ठीक है, ये हो गया धरारा। ठीक है, दशरथपुर का स्कूल आता है जमालपुर। ठीक है, तो यहाँ से उड़ैन से शुरू हुआ। ठीक है, अब उड़ैन से कजरा जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 0 पे होगा स्पीड, फिर यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, फिर कजरा के 0 हो जाएगा स्पीड, है ना। फिर यहाँ के बीच में कजरा है, फिर कहीं कभी ट्रेन में चढ़ी ना, स्पीड होता है ना, और स्टेशन में खुला फिर स्पीड होगा, फिर 50-60 किलोमीटर का स्पीड पकड़ा, है ना। फिर धीरे हुआ यहाँ पे, फिर जा करके यहाँ पे जो है समझ लो कि मालिश पर ज़्यादा दूरी है तो 70 किलोमीटर पकड़ लिया दूरी, फिर जाके 0 हो जाएगा, धराराम जाकर रुकेगा। ठीक है ना, अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, 80 किलोमीटर हो गया, अब फिर जाके यहाँ पे 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसको 50 कर लेते हैं बीच वाला। तो ठीक है, यहाँ पे तो एक चीज़ देख रहे हैं कि ट्रेनवा जो दूरी तय कर रहा है, कभी 50, कभी 0, कभी 60, कभी 0, कभी 70, कभी 80 कर रहा है ना। तो अब इस केस में चाल कैसे निकालें इसका, बोलेगा सीधा कि तुम बताओ उड़ैन से, कहाँ से, उड़ैन से जमालपुर के बीच में इसका चाल क्या था। पॉसिबल है ना चाल निकालना, कैसे निकालेंगे, कभी 60 है, कभी 70 है, कभी चाल हमेशा एक होता है, एक रेफरेंस पॉइंट पे। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि चलो यहाँ से यहाँ के इहो नहीं बोल सकते कि यहाँ 0 शुरू है, यहाँ पर 60 फिर 0, तो दो स्टेशन के बीच के भी चाल नहीं निकाल सकते हैं, है ना। चाल मतलब कि ऐसा नहीं कम बेस। ठीक है, अगर चल रहा है 60 तो 60, 80 तो 80। ठीक है, लेकिन यहाँ तो चाल निकाल नहीं सकते हैं ना, तो हमको चलना पड़ेगा औसत चाल। कौन सा निकालना पड़ेगा, औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगा, तो जितना भी दूरी तय किया, कुछ समय तो होगा सर। हाँ, समय भी होगा, मान ली 1 घंटा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, ठीक है, जितना भी दूरी ये तय किया। ठीक है, यहाँ पे और उसमें कुल दूरी और कुल समय। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ दूरी जो है 7 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ दूरी तुम्हारा
8 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी तुम्हारा थी 9 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तुम्हारा 6 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ समय तुमको लिया 15 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ लिया तुम्हारा 12 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ लिया तुम्हारा 11 मिनट, और फिर यहाँ से यहाँ तुम्हारा लिया 10 मिनट, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अलग अलग समय अंतराल पर अलग अलग समय है, ठीक है। तो इसका औसत चाल सिंपल सी बात है, कुल दूरी दो निकालना है, दो विषय है ना, कुल दूरी बाय कुल समय, बस उसको निकाल दो, क्या निकल जाएगा, औसत चाल। औसत चाल का मतलब क्या हुआ कि एक एवरेज स्पीड इसका, मतलब यहाँ पर सब जगह क्या है, एक एवरेज, कहीं जीरो कहीं कुछ, उससे कम मतलब एवरेज स्पीड ये रहा होगा, ठीक है। तो हमको पता चला अच्छा कजरा से लेकर के उड़न के बीच में इस ट्रेन का जो औसत चाल है वो लगभग 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रहा होगा, ठीक है। 55 किलोमीटर मतलब एक अंदाजा बता वो रहा होगा, ठीक है, उसको बोलता है औसत चाल। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो बोलता है किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस यहाँ पे कुल दूरी हो जाएगा और कुल समय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो चाल और औसत चाल में अंतर क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। चाल में जो है एक ही दूरी होता है और एक ही समय होता है, एक दूरी तो दो गो पॉइंट के बीच में एक दूरी, ठीक है, मान लो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक है, और एक समय, ठीक है, 2 मिनट तो 2 मिनट ये। लेकिन औसत चाल में ऐसा नहीं होता, दो गो पॉइंट के बीच में मल्टीपल दूरी तो खैर मल्टीपल का मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में मान लीजिए समय दिया 2 मिनट, यहाँ से यहाँ बीच में दे दिया 5 मिनट, यहाँ से यहाँ दिया 4 मिनट, ठीक है। तो दो गो पॉइंट के बीच में बहुत सारा पॉइंट बन जाता है और इसका दूरी मान लीजिए इसका 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 6 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 3 मीटर, फिर यहाँ 4, तो इसका दूरी भी अलग अलग बट गया बहुत सारा। दूरी तो सेम ना होगा हमेशा, लेकिन दूरी भी बट गया बहुत सारा और समय भी बट गया 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 8 मिनट, तो ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यही है चाल और औसत चाल में अंतर। चाल हमेशा दो के पॉइंट के बीच में एक दूरी एक समय जब हो तुमको पता हो तो उसे क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे, लेकिन बहुत साल लेंगे तो उसको औसत चाल बोलेंगे, ठीक है। यूजुअली हम लोग ट्रेन का स्पीड हमेशा औसत चाल कैसे पता चलेगा, कहीं जीरो कहीं कुछ, फिर बोला अच्छा हाँ वही रहा होगा 20-30 के स्पीड से गए होंगे, ठीक है। टेम्पो कहाँ टोटवा चला हुआ 30 का स्पीड से चलता है, तो 30 का स्पीड की क्या मतलब, कहीं रुको तो फिर 30 स्पीड है, एवरेज बोल दिया, कहाँ 30 का स्पीड एवरेज था, कहीं 40 भी फिर 30 एवरेज, चलो एवरेज सब मिला करके मेकअप को करके 30 का स्पीड हो गया, ठीक है। तो चाल और औसत चाल तुम्हारा खत्म हो गया। क्या होता है, अब आता है हम चाल का प्रकार, ठीक है, कि चाल कितना प्रकार का होता है, तो बहुत प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आया एक आता है एक समान चाल, क्या आता है, एक समान चाल। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल से गति कर रहा है। बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, क्या बोला फिर से बोलो, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, उसको क्या बोलेंगे वो लोग, औसत चाल बोलेंगे, एक समान चाल बोलेंगे। समझते हैं क्या वैसे, ओके स्टूडेंट समझते, ठीक है। देखो मान ले यहाँ से यहाँ एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के एक पॉइंट यहाँ पर तुम्हारा जेड है, ठीक है। अब इसके बीच में बहुत सा मल्टीपल पॉइंट है, यहाँ बी हो गया, ठीक है, यहाँ पे सी हो गया, चलो यहाँ डी हो गया, ठीक है, जेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ समझ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 4 मीटर, क्या है 4 मीटर, ठीक है। यहाँ से 12 मीटर, ठीक है, ये 8 मीटर, और यहाँ से लेकर दूरी जो है ज़्यादा ले लो, यहाँ पर ठीक है 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको चलने में जो है इसको लगा था तुमको 2 मिनट, कितना मिनट लगा, 2 मिनट। यहाँ से यहाँ चलने में 6 मिनट, ठीक है। यहाँ से यहाँ चलने में इसको 4 मिनट, ठीक है, और यहाँ से यहाँ चलने में इसको 1 मिनट। अब इसको बोलेंगे हम एक समान चाल, क्या बोलेंगे, एक समान। आप बोलो कैसे, ये तो कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो कभी 4 है कभी 12 है, कभी देखो समय भी 2 है, कभी 6 ले रहा है, कभी 4 ले रहा है, कभी 1 ले रहा है, तो कैसे एक समान चाल है, एक समान चाल कैसे, यहाँ पे बिल्कुल एक समान चाल है। अभी बताते हैं तुमको, दो कैसे, देखो ये समय अंतराल 4 है, 4 में कितना लिया 2, फिर 6 में कितना लिया, 12 में कितना लिया 6, आधा दी जा रहा है, देखो 8 में 4 और 2 में 1, समझ में आ रहा है ना। हमेशा इसका चाल जो है बिल्कुल एक समान, देखो इसको चाल निकालो, दूरी बाय समय होता है, दूरी बाय समय, ठीक है, इसमें निकालो दूरी बाय समय, ठीक है, इसका निकालो दूरी बाय समय, इसका निकालो दूरी बाय समय, सबका तुम काटो, आंसर कितना आएगा तुम्हारा 2, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। तो चाल देख रही है हमेशा 2 ही आ रहा है ना। तो तुमको क्या बोला कि यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय, 2 में 4 किया है ना, अगर 12 हो गया तो 2 4 6, 2 देखो 4 4 4, 3 को मिलकर 12 बना होगा ना, 3 को 4 मिलकर 12 बना होगा ना, 4 4 4, तो 2 2 2 6 मिनट ले लिया,
ठीक है। अच्छा 2 को 4 मिलकर 8 बना होगा, 2 2, तो इसमें ऐसी 4 4 8 हुआ, इसे 2 2 2 मिनट ले लिया, ठीक है यहाँ पर। और 2 मिलकर के मतलब क्या, हर 2 मिनट में 2 किलोमीटर 2 मीटर 1 मिनट में, हर 2 किलोमीटर ऐसी कितना, हर 2 मिनट में एक मतलब 2 मीटर 1 मिनट में, 2 मीटर 1 मिनट में, 2 मीटर 1 मिनट है ना। तो ये क्या है, समय अंतराल कितना भी छोटा हो, लेकिन क्या बोला यहाँ पे, समय अंतराल छोटा हो लेकिन उसका अगर एक समान समय में समान समय अंतराल, ठीक है। तो इसमें बताओ 2 मीटर 1 मिनट में, 2 मीटर 1 मिनट, 2 मीटर 1 मिनट में, 2 मीटर सब में वही कर रहा है ना समय अंतराल। तो इसीलिए इसको बोलेंगे एक समान चाल। जब इसका गति तुम देखेगी तो बिल्कुल एक समय से स्मूथ तुमको दिखेगा, जैसे रॉकेट चलता है, एक समान, ठीक है। हाँ, एक समान चाल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल सरल रेखा में चलेगा, घूम भी सकता है, हाँ, लेकिन एक समान चाल है, ठीक है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आता है एक समान चाल, ठीक है। चाल को भी से शुरू करते हैं, ठीक है, और दूरी को एस से टी से, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बाय समय, ये तो पता होगा तुमको, ठीक ना। तो दूरी अगर निकाल, दूरी और क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, दूरी और क्या हो जाएगा बताओ, चाल गुना समय, क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। इसको याद करना, दूरी और क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो चाल का मात्रक हम पहले बता चुके, मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन तुम ये नहीं पूछी काहे, क्यों, तो सेकेंड पर मीटर क्यों नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ का मात्रक कैसे निर्भर करता है, ठीक है। तो बोल देंगे, देखो चाल बराबर क्या होता है बउआ, बता दो, दूरी बाय समय। दूरी का क्या होता है मात्रक, मीटर होता है, और समय क्या होता है, सेकेंड, है ना। तो मीटर बाय सेकेंड, दूरी का मात्रक किलोमीटर भी होता है, और समय का आवर भी होता है, तो किलोमीटर पर आवर होता है ना ये चीज़, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, मीटर पर सेकेंड को 11th में मीटर एस इनवर्स भी लिखा जाता है, तो बौखना मत, इसका पर ही मतलब इसका नीचे, माइनस का मतलब क्या हुआ, नीचे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे भी किलोमीटर पर आवर भी ऐसे भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। खोपड़ी में बताया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुमको बताया गया चाल को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर, देखो चाल का मात्रा बहुत सारा होता है, तो पहले बता, जो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, मीटर पर मिनट भी होता है, ठीक है, और किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, तो बहुत सारा होता है, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक हम चैप्टर में नहीं बताएंगे, इसका हम बता चुके हैं स्वीटी को, ठीक है, उसका वीडियो तुमको मिल जाएगा, आराम से डिटेल में देख लेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बढ़ेंगे पीछे, मतलब आगे बढ़ेंगे, पीछे क्या बढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है असमान चाल, हम लोग वैसे एक समान चाल पढ़ चुके हैं, असमान चाल बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु असमान चाल का परिभाषा बोलते हैं, कोई वस्तु समान समय अंतराल में, फिर से बोलो, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करें, मतलब कभी ज्यादा है कभी ना। कम। हाँ, समझाते देखो, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु ए है, ई बी है, ठीक है, समझ जो पूरा बात को समझ, ठीक है। क्या बोलता है कि समान समय अंतराल में, क्या है, समान समय अंतराल, समय अंतराल क्या है, कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय, मान लीजिए देखो ये यहाँ से का दूरी 4 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ 8 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तुम्हारा 10 मीटर है, या फिर 12 ले लो, ठीक है। तो समान समय अंतराल मतलब देखो, ये 2 मिनट में 2 मिनट में 2 मिनट में 2 मिनट में कभी 4 करता है, 2 मिनट में कभी 8 कर लेता है, फिर 2 मिनट में 12 कर लेता है। तो क्या हो रहा है, समय तो सेम है, 2 ही मिनट है, लेकिन देखो यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा हो गया, और हो सकता है आगे चल के 2 मिनट में बहुत कम दूरी तय करें, मान लो यहाँ पे क्या 2 मीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, समान समय अंतराल में दूरी अलग अलग करें, ओके। तो समझ में आ गया, समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करें, इसका मतलब समझ ना, देखो 2 मिनट में 4 कर लिया, ठीक है, 2 मिनट 8 कर लिया, बढ़ गया स्पीड, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, तो ये क्या बोलते हैं, असमान चाल हुआ, क्या हुआ, असमान चाल, ठीक है। तो समान चाल क्या बोला, एक समान चाल क्या बोला कि समान समय अंतराल में से 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है में समान 4 4 4 4 4 गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान चाल बोलेंगे।